हेलो दोस्तों। तो आज हमारा मोल कंसेप्ट का दूसरा क्लास है और अब तक हमने मोल कंसेप्ट के बारे में बेसिक जानकारी, कुछ नियम उनके वो देखे थे। आज अपन मोल कंसेप्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और बेसिक टर्म्स को जानते हैं मोल कंसेप्ट में, जो हमें इस चैप्टर में मजबूती की तरफ ले जाएगी। और अगर आप निरंतर क्लास में बने हुए हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगने वाला है और बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी स्टेप के साथ अपन इस चैप्टर पे अपनी पकड़ मजबूत बनाएंगे। तो आइए अपन थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं मोल कंसेप्ट की कुछ स्पेशल टर्म्स और उनके कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे आज अपन, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि वो धीरे धीरे क्लियर होता रहे। और मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप थ्योरी पर कम फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका क्वेश्चंस पे होना चाहिए, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ही आपका जो है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता जाएगा। धीरे धीरे आपका जो टर्म्स है उस पर आपकी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में छोटी छोटी टर्म्स है। उन छोटी छोटी टर्म्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्राम अणुभार, मोलर मास, तो ये क्या है, एक ही जैसे ही नाम की छोटी छोटी टर्म है। अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो इनके बारे में अपन थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे और एक ट्रिक द्वारा इन सभी टर्म्स को अपन एक साथ लेने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपकी काफी कुछ चीजें इस चैप्टर को लेकर जो समस्याएं थी वो क्लियर होने वाली है। तो आज अपन अपना पहला टॉपिक लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़कर इस मोल कंसेप्ट में। अवोगाद्रो की परिकल्पना। अवोगाद्रो की परिकल्पना, ये परिकल्पना क्या कहती है हमको? ये परिकल्पना कहती है हाइपोथेसिस ऑफ अवोगाद्रो, समान तापदाब पर सभी गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान रहती। इस परिकल्पना का सीधा सा डेफिनेशन है, समान तापदाब पर सभी गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इनको एग्जाम्पल के द्वारा भी अपन देखेंगे। अब बात करते हैं, इसने बात की परमाणुओं की, ठीक है। अब परमाणु में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि परमाणु कभी भी आधा नहीं होता। परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, डाल्टन ने हमको बताया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में हम पढ़ते हैं तो वहां पे पता चलता है कि परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है। और अविभाज्य कण को अपन आधा परमाणु नहीं लिख सकते, इसलिए क्या किया, आगे इसने बोला कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, अतः अवोगाद्रो ने परमाणु की जगह अणु शब्द का प्रयोग किया। भाई उसने परमाणु न बोलकर क्या बोला, अणु बोला। तो आगे बात बनती है अपनी कि समान तापदाब पर, आगे इसने परिभाषा बनाई, असमान तापदाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान तापदाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये बेसिक सी डेफिनेशन आ गई। अब इन डेफिनेशन में आप किसी प्रकार की समस्या में ग्रसित होने से पहले एक बार इनके एग्जाम्पल को देख लो, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करते चले जाएंगे, आप अपने आप ही डेफिनेशन खुद बना लो, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें हैं। अब अपन बात करते हैं, इसने पहले तो कहा समान तापदाब पर सभी गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान रहती है। दूसरा इसने कहा कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, तो अवोगाद्रो ने परमाणु की जगह अणु शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि रिएक्शंस मैकेनिज्म में, अभिक्रियाओं में कभी कभी एक परमाणु काम में लिया जाता है। तो एक परमाणु का मतलब होता है, जैसे कि किसी रिएक्शंस में ऑक्सीजन सिंगल परमाणु काम में लिया जाता है। जल में देखिए आप H2O। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन का एक अणु है, हाइड्रोजन का एक अणु है। और यहां पर अगर ऑक्सीजन का अणु देखूं तो ये तो ऑक्सीजन का परमाणु है, तो इसको अपन एक परमाणु क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का। तो अणु और परमाणु, तो इसको एक जैसा रूप देने के लिए इसने क्या किया, परमाणु की जगह नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, अणु का नाम दे दिया। अणु का नाम, और अणु को आधा किया जा सकता है, अणु को आधा किया जा सकता है। इसने क्या किया, हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु मतलब दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक अणु। हाइड्रोजन का एक अणु प्लस आधा अणु किसका, ऑक्सीजन का, ये मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। एक अणु किसका, जल का, एक अणु जल का बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसने क्या किया, परमाणु की जगह अणु शब्द का प्रयोग किया। बस ये इतनी सारी बातें, केवल इतनी चीज सिखाती है।
अब अपन आगे इसमें देखते हैं कि समान तापदाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होती है। देखते हैं इसमें, जैसे हाइड्रोजन और Cl2 एग्जाम्पल लिया इसने, और 2HCl बनता है इसमें। अब इसमें देखते हैं, यहां पर हाइड्रोजन गैस का आयतन कितना है, एक आयतन है। क्लोरीन गैस का आयतन कितना, एक आयतन है। और यहां पर जिस इस अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बना 2HCl, इसका आयतन कितना है, दो आयतन है। अगर इनको अणुओं के रूप में दर्शाएं तो क्या हो जाता है, यहां पर हाइड्रोजन गैस का कितना अणु है, मान लीजिए N अणु है, ठीक है। और क्लोरीन गैस का कितना अणु है, एक अणु है। हाइड्रोजन गैस का एक अणु, क्लोरीन गैस का एक अणु है, ठीक है। तो यहां पर 2HCl कितने अणु प्राप्त हुए, अपने को 2 अणु प्राप्त हुए। इस तरह से अपने को इसको देखना है। और एक बात ध्यान रखना, एक परमाणु प्लस एक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं। ये सामान्य चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों कैसी है, दोनों द्विपरमाणु है। कैसी है, द्विपरमाणु। सिंगल परमाणु की ये नहीं है। द्विपरमाणु का मतलब है यहां पर क्लोरीन का एक परमाणु और क्लोरीन का दूसरा परमाणु मिलकर क्या बनाता है, Cl2 गैस। तो ये Cl2 गैस कैसी हो गई, द्विपरमाणु गैस हो गई। हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु से मिलकर क्या बनाता है, H2 गैस, ठीक है। ये भी कैसी होगी, द्विपरमाणु। उसी तरह से ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, ये भी कैसी होगी, द्विपरमाणु होगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन द्विपरमाणुकता को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां तक की बात क्लियर। अब इसमें अपन थोड़ा सा आगे आते हैं, एक परिभाषा और देखते हैं। आज अपन इस चैप्टर में केवल टर्म्स लेंगे, जो इंपोर्टेंट टर्म्स है, जो इस चैप्टर में अपने को काम में आती है। और दूसरी बात, हमको याद भी रहनी चाहिए वो टर्म्स, है ना, उसको समझना बेहद जरूरी है। उसको कुछ ट्रिक्स के साथ अपन और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब एक और डेफिनेशन इसमें रह जाती है, यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आप इसको इसी शॉर्ट रूप में उतार लीजिए, ठीक है। और इधर कोने में लिख दीजिए, यहां H2 व Cl2 द्विपरमाणुक गैसें हैं, द्विपरमाणुक गैसें हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये शॉर्ट में एक डिजाइन प्राप्त हो गया। इसको आप ऐसा कैसा उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, एटोमिसिटी यानी परमाणुकता क्या होती है। अब परमाणुकता की भी डेफिनेशन सिंपल सी आप लिख लीजिए। आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से उतार सकते हैं, या वीडियो पॉज कर आप उतार सकते हैं। ये अगर आपकी स्पीड तेज है तो आप इसे लिख भी सकते हैं, परमाणुकता। अब परमाणुकता क्या होती है, एटोमिसिटी। किसी भी तत्व की परमाणुकता क्या होगी, किसी तात्विक गैस के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, किसी तात्विक गैस के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या बोलेंगे अपन, परमाणुकता। तो इसकी भी डेफिनेशन आप लिख दीजिए, किसी तात्विक गैस के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता या एटोमिसिटी। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी भी लिख दीजिए। ये क्या हो गई अपने पास, परमाणुकता की परिभाषा की, परमाणुकतापन किसको बोलेंगे। तो यही छोटी छोटी टर्म्स आपको क्वेश्चंस जब करेंगे उसमें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं कि परमाणुकता क्या होती है। इसीलिए अपने को पहले इन छोटी छोटी टर्म्स को सीखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। उसके बाद अपन इसमें कुछ रिलेशंस देखते हैं, इस चैप्टर में कुछ रिलेशन बनते हैं, वो रिलेशन अपने को आने चाहिए, वो रिलेशन अपने क्वेश्चंस में काम में आएंगे। और इस चैप्टर से अधिकतर जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और वो न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन इसलिए होंगे, इसलिए आपसे नहीं होते हैं क्योंकि आपके छोटे छोटे टर्म्स हैं वो क्लियर नहीं होते, ठीक है। आज अपन इन छोटे छोटे टर्म्स को समझेंगे और इनको क्लियर करेंगे कि छोटी छोटी परिभाषाएं अपने को आगे कंफ्यूज नहीं करे क्वेश्चन में। अब अपन इसमें एक देखते हैं, एक रिलेशन देखते हैं यहां पर, गैसों के वाष्प घनत्व, गैसों के वाष्प घनत्व और अणुभार में संबंध। देखो इसमें एक रिलेशन बनाते हैं, गैसों के वाष्प घनत्व व
अणुभार में संबंध। अब इसकी मैं आपको थ्योरी में लिखवाऊं तो थ्योरी में थोड़ा लंबा भी पड़ जाएगा और वो थ्योरी क्या है, कंफ्यूज भी कर देती है ना। थ्योरेटिकल पोर्शन पे आप ज्यादा गौर ना करते हुए केवल समझने पे फोकस करें कि वास्तव में इन दोनों के बीच में रिलेशन होता क्या है। अगर मैं इनका रिलेशन देखूं, पहले अपन इनका रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन होता क्या है। इनका रिलेशन होता है, बेसिक सा रिलेशन है, अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व। अणुभार 2 इंटू वाष्प घनत्व। ये रिलेशन कैसे प्राप्त हुआ, ये रिलेशन अपने पास आया तो आया कैसे, इसको भी अपन एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि जो ये रिलेशन अपने को प्राप्त हुआ क्या ये वाकई में सही है। इसके द्वारा कि अपन अणुभार निकाल सकते हैं, वाष्प घनत्व का दुगना। ये हमें क्या बताता है कि वाष्प घनत्व का दुगना क्या होता है, अणुभार। तो वाष्प घनत्व को निकालना जरूरी है किसी भी क्वेश्चन में। वाष्प घनत्व अगर नहीं दिया हुआ है तो पहले अपन क्या निकालेंगे, वाष्प घनत्व। अणुभार दिया हुआ है और वाष्प घनत्व का पता नहीं है तो वाष्प घनत्व क्या होगा, अणुभार का आधा हो जाएगा। यही बात ये दिखा रहा है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि वाष्प घनत्व का दुगना तो होता है अणुभार और अणुभार का आधा होता है वाष्प घनत्व। अब यहां पर वाष्प घनत्व क्या है या अणुभार क्या है, यहां हाइड्रोजन के द्रव्यमान को एक इकाई मानते हैं, हाइड्रोजन के द्रव्यमान को एक इकाई मानते हैं और किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान उस गैस का अणुभार कहलाता है। इसको आप थ्योरेटिकली ध्यान ना देकर एक सिंपल से ट्रिक के द्वारा समझिए। इसको मैं एक ट्रिक द्वारा समझा रहा हूं आपको ताकि आपका हमेशा के लिए ये जो चीज है वो क्लियर हो जाए। अब इसमें ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, गैस के एक अणु का भार, गैस के एक अणु का भार बटे हाइड्रोजन के एक अणु का भार। ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया अपने पास, वाष्प घनत्व। यही बात अपने को कह रहा है, वाष्प घनत्व। ठीक है, अब गैस के एक अणु का भार और हाइड्रोजन के एक अणु का भार, तो ये क्या कहलाता है, वाष्प घनत्व। अब इसको हाइड्रोजन से तुलना करते हैं, सभी गैसों की अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन से तुलना करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को अपन, हाइड्रोजन के द्रव्यमान को अपन एक इकाई मान लेते हैं। किसी भी गैस का, चाहे आप किसी भी गैस का अणुभार निकालो या किसी भी गैस का वाष्प घनत्व निकालो, उसकी तुलना आपको हाइड्रोजन से ही करनी है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से। तो इसमें अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं, क्या हमारा जो ये नियम है क्या वाकई में सही है। ज्यादा थ्योरी नहीं देखते हुए अपन केवल सिर्फ सीधा कॉन्सेप्ट पे चलो, बात क्या हो रही है, बात को समझ गए, थ्योरी अपने आप बन जाती है। ठीक है, आ जाओ बात पे। प्रत्येक चीज को अपन साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा हो रहा है, क्या ये फॉर्मूला सटीक बैठता। मैंने मान लीजिए कोई भी गैस ले ली है, यहां पर मैंने CO2 गैस ले ली, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस CO2 गैस में अपन को वाष्प घनत्व निकालना है इसका। ठीक है, किसी गैस के एक अणु का भार, अब इसका CO2 गैस के एक अणु का भार कितना होता है वो भी अपने को पता है। कितना होता है CO2 का भार, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16, 32, कितना हो गया, 12 और 32 44। तो इसका वेट कितना हो गया, 44। और यहां पर हाइड्रोजन के एक अणु का भार कितना आ गया, 2, काटो इसको, कितना आ गया, 22। ये क्या आ गया, वाष्प घनत्व। ये क्या आ गया अपने पास, 22 वाष्प घनत्व। अब ये क्या बोलता है, अणुभार क्या होता है, वाष्प घनत्व का दुगना होता है। अणुभार क्या होता है, वाष्प घनत्व का दुगना। तो वाष्प घनत्व कितना प्राप्त हुआ अपने पास, 22, और 22 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आया, 44। तो ये क्या आ गया, वापस इस कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार। तो क्या अपना नियम सिद्ध हो रहा है, यहां पर नियम सिद्ध हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अपन यहां पर आसानी से ये कह सकते हैं कि हाँ ये बात सही है कि अणुभार वाष्प घनत्व का दुगना होता है। तो इसको अपन ने साबित भी कर दिया। एक छोटी सी ट्रिक आपको ये ध्यान रखनी, वाष्प घनत्व एक किसी गैस के एक अणु का भार बटे हाइड्रोजन के एक अणु का भार। यहां पर हाइड्रोजन को अपन, हाइड्रोजन के द्रव्यमान को एक इकाई मानते हुए देखना है। किसी भी गैस का आप निकालो, वहां पर हाइड्रोजन के एक अणु का भार आपको लिखना ही लिखना है। इससे आपको इसको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, यहां पर होता है वाष्प घनत्व का टॉपिक कंप्लीट। ठीक, अब
इसको आगे की तरफ लेकर चलते हैं अपन कि इसमें एक छोटी सी लाइन आपको और लिखनी है। हाँ, नीचे लिख दीजिए, किसी भी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है। उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है। ये आप इसी डिजाइन को बनाते हुए आप ऐसा कैसा नीचे इसको लिख दीजिए और उतार लीजिए, इसको ऐसा कैसा उतार लीजिए। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला अपन ने पहले लिख ही दिया था और सिंपल सी ट्रिक्स के द्वारा आपको पूरा संबंध क्लियर हो गया। आगे वाला संबंध ढूंढते हैं इसमें। इसको आप ऐसा कैसा वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। तो इन चीजों में आपको थ्योरी में ज्यादा नहीं घुसना। थ्योरी क्या है, कंफ्यूज करती है अपन। क्या थ्योरी में अपन क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन की वजह से हम अपना जो टारगेट है उस पे नहीं पहुंच पाते। इसलिए थ्योरी पे ज्यादा फोकस ना करते हुए केवल कॉन्सेप्ट को समझे। और जब अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपकी काफी कुछ चीजें अपने आप क्लियर होती रहती हैं। एक और संबंध देखते हैं। यहाँ पर एक संबंध तो अपन ने पता कर लिया। दूसरा संबंध है गैसों का भार और आयतन में संबंध। इसमें भी कुछ छोटी सी चीज जानेंगे, उसके बाद इसको भी कंप्लीट करते हैं। गैसों का भार व आयतन में संबंध क्या क्या संबंध हो सकता है इसमें? गैसों के भार व आयतन में संबंध क्या हो सकता है कि एनटीपी पर किसी गैस के एक अणुभार का आयतन, एनटीपी पर किसी गैस के एक अणुभार का आयतन 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है। क्या डेफिनेशन है? एनटीपी पर मतलब समान तापदाब पर किसी गैस के, सिंपल सी परिभाषा लिखो, एनटीपी पर किसी गैस के एक अणुभार का आयतन 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है। 22,400 ml होता है। इसमें भी ज्यादा अंदर ना घुसते हुए अपन सिंपल सी इसकी इतनी सी फैक्ट याद रखना है कि एनटीपी पर किसी गैस के एक अणुभार का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर या ml में दिया होगा तो 22,400 ml होता है। ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू। आपको इसको ध्यान रख, इसको कैलकुलेट कर भी सकते हैं अपन, उसकी आवश्यकता इतनी नहीं है। आप आराम से इसको याद रख सकते हैं कि किसी गैस के एक अणुभार का क्या होगा? आयतन 22.4। जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले किसका CO2 का निकाला था, अणुभार कितना निकाला था उसका? 44 ग्राम। तो उस 44 ग्राम एक अणुभार का आयतन, उसका आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर या ml में दिया होगा तो 22,400 ml होता उसका आयतन। यहां तक बात क्लियर हो गई अपने। तो अर्थात अपन क्या रिलेशन निकाल सकते हैं इसमें कि एनटीपी पर इसी डेफिनेशन के द्वारा किसी गैस के 22.4 लीटर गैस का आयतन, 22.4 लीटर गैस का आयतन किसके बराबर होगा? गैस के ग्राम अणुभार के बराबर। गैस के ग्राम अणुभार के बराबर। ये एक छोटा सा रिलेशन ये प्राप्त हो गया अपने पास। ठीक है। अब इन रिलेशंस को आपको थोड़ा थोड़ा सा जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते चलेंगे वैसे वैसे ये रिलेशन अपने पूरे समझ में आते चलेंगे। केमिस्ट्री का यही है, इसमें अधिकतर जितने भी रिलेशन है वो उनको आपको रटना किसी को भी नहीं है, केवल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से अपने सारे रिलेशन अपने आप समझ में आ जाते हैं। चीजों को अटेम्प्ट करना सीखिए। जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करोगे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ने लिए ग्राम अणुभार। अब ग्राम अणुभार क्या होता है?
भाई अभी अपन ने अणुभार की बात की थी, यहां पर दे दिया इसने ग्राम अणुभार। अब ये ग्राम अणुभार क्या होता है, इसकी भी आप छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए, कोई चक्कर नहीं है, वही सिंपल सी बात कह रहा है ये, केवल एक कंफ्यूज करने की वजह से अपन इसमें चूक जाते हैं। ग्राम अणुभार, अगर ये ग्राम अणुभार दे दिया, ये ग्राम अणुभार क्या होता है, ये तो लफड़ा हो गया, कुछ लफड़ा नहीं है। ग्राम अणुभार, अगर कोई अणुभार ग्राम में दिया हुआ है, किसी गैस का अणुभार, किसी गैस के अणुभार को ग्राम में अपन क्या बोलते हैं, ग्राम अणुभार। सिंपल सी बात है, किसी गैस के अणुभार को ग्राम में ग्राम अणुभार कहते हैं, ग्राम अणुभार कहते हैं। वही बात है भाई, सीधी सी बात है, किसी गैस के अणुभार को ग्राम में व्यक्त करने पर ग्राम अणुभार कहलाता है। वही बात है, थोड़ा सा मैंने लिखने में मिस्टेक कर दिया। किसी गैस के अणुभार को ग्राम में व्यक्त करने पर, ग्राम में व्यक्त करने पर वह ग्राम अणुभार कहलाता है, ग्राम अणुभार कहलाता है। वही बात आ गई, वही बात। CO2 का अणुभार 44 ग्राम या 44 आता है, उसको ग्राम में व्यक्त कर दो तो 44 ग्राम, वो अणुभार वही आ गया। ग्राम अणुभार भी 44 ग्राम, अणुभार भी 44। तो उसी बात को अगर उसको ग्राम में व्यक्त कर देते तो वो ग्राम अणुभार हो जाता है। तो इतना सा बात है अपने को जो ध्यान में रखनी है। अब इस संबंध का फायदा क्या है भाई, इस संबंध का फायदा क्या है। अब इस संबंध के द्वारा अपन किसी भी गैस के निश्चित आयतन का भार, किसी भी गैस के निश्चित आयतन का भार ज्ञात कर सकते हैं और उसे एनटीपी पर परिवर्तित करके गैस का अणुभार भी पता कर सकते हैं। इतना सा ही इसका रिलेशन है भाई। दोनों रिलेशन होता है, आयतन बराबर गैस के ग्राम अणुभार, तो दोनों अपन इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसको भी कंप्लीट कर दो ऐसा का ऐसा, इसको भी उतार लो। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें ये छोटे छोटे रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, इनमें ज्यादा अंदर नहीं घुसना, केवल इनका क्वेश्चंस करने में अपना मदद चाहिए होगी। और ये सारे रिलेशन आपको जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते चलेंगे वैसे वैसे हल होते। अब इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, ये आपको याद ही रखनी है। ये प्राप्त कैसे हो उस पर ज्यादा जाएगा, अपन चाहे तो उसको कैलकुलेशन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, मगर वो कोई चक्कर नहीं है, उसमें आप ज्यादा अंदर ना घुसे तो बेहतर है। आप सीधा सीधा सिंपल तरीके से याद रखें, अपनी चीजों को सरल बनाना है ना कि कठिन बनाना है। आगे आओ, इसमें अपन अब मुख्य पॉइंट पे चलते हैं। इसमें क्या होगा अपना, ग्राम अणुभार तक आ गए अपन। अब इसमें देखते हैं अपन अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर वो क्या होता है, उसका भी एक छोटी सी चीज देख लेते हैं अपन। अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या, ये क्या होती है भाई। अब देखो इनमें कितना करीबी रिलेशन है जो अपने को बार बार कंफ्यूज करता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अब इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, Na से प्रदर्शित करते हैं, इसको Na से प्रदर्शित करते हैं अवोगाद्रो नंबर को। इसका ध्यान रखना, इसका प्रदर्शन किससे करते हैं, इसको दिखाते हैं किससे, Na से। अवोगाद्रो नंबर हमको क्या कहता है, किसी पदार्थ के ग्राम अणुभार या तत्व के ग्राम परमाणु भार, क्या कहता है, किसी पदार्थ के ग्राम अणुभार या तत्व के ग्राम परमाणु भार में उपस्थित अणुओं की संख्या। क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी पदार्थ के ग्राम अणुभार या किसी तत्व के ग्राम परमाणु भार में उपस्थित अणुओं की संख्या, क्या है, अवोगाद्रो संख्या। यही क्या है, अवोगाद्रो संख्या। कैपिटल ए लिखना है यहां पर, अवोगाद्रो संख्या। सिंपल सी डेफिनेशन होती है। इसका मान क्या होता है,
6.023 इंटू 10 टू पावर 23। इसका वैल्यू क्या होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ये इसका वैल्यू होता है। Na बराबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। अब सीधा सा सिंपल क्या डेफिनेशन हो गई भाई, किसी पदार्थ के ग्राम अणुभार या किसी तत्व के ग्राम परमाणु भार में उपस्थित अणुओं की संख्या ये फिक्स वैल्यू इतनी ही होगी, ना तो इससे कम होगी ना इससे ज्यादा होगी। मतलब वही बात आ गई कि CO2 के 44 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी है भाई, इतनी है। कितनी है? इतनी है, इससे ज्यादा ना कम। H2O है, H2O के 18 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी है? H2O का भार कितना होता है 18 ग्राम, उसमें अणुओं की संख्या कितनी है भाई, इतनी है। सिंपल सी बात है। उसी प्रकार NH3 देख लो, NH3 का जितना भार है उसमें अणुओं की संख्या कितनी है भाई, इतनी है। वही बात ही कह रहा है कि किसी पदार्थ के ग्राम अणुभार या किसी पदार्थ के ग्राम अणुभार या किसी तत्व के ग्राम परमाणु भार में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? Na कहलाती है। भाई जितना उसका भार होगा उसमें अणुओं की संख्या इतनी ही होगी, इससे ना कम ना ज्यादा। अब इसके द्वारा अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं? ये अवोगाद्रो संख्या की हमको क्या जरूरत पड़ गई, क्यों चाहिए अवोगाद्रो संख्या? इसके द्वारा हम तत्व के वास्तविक द्रव्यमान का पता कर सकते हैं। तो इसमें नीचे लिख दीजिए, इसके द्वारा हम तत्व के वास्तविक द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आसानी से निकाल सकते हैं। भाई किसी भी तत्व के वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा उसको अपन निकाल सकते हैं। इसमें अपन क्वेश्चन करके देखेंगे, अभी ऐसे ही नहीं है, हवा में नहीं बात करेंगे, क्वेश्चंस करके देखेंगे कि वाकई में निकलता है या नहीं निकलता है ऐसा। तो यहां तक की बात अपनी क्लियर हो गई, अवोगाद्रो नंबर भी क्लियर हो गया। ठीक है, 3 चीजें अपन ने देखी, आज तीनों चीजें अपनी हो गई, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों में सरल तरीके से पढ़े, तीनों चीजें पता कर ली। और ये फिक्स वैल्यू आपको इसको याद ही रखना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलेंगे ये अपने आप याद होती चली जाएंगी। अब अवोगाद्रो नंबर ये आ गया अपने पास, और दूसरा अपन देखते हैं मोल। इस पूरे चैप्टर में आपको मोल का झोल इतना देखने को मिलेगा, ये मोल का झोल बड़े बड़ों को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन इतने ट्रिकी बनाए जा सकते हैं कि अपने को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करवा देता है ये क्वेश्चन, मोल्स के क्वेश्चन। इसलिए इसमें क्या है, इन चीजों का साथ लेकर अपन मोल्स पर अटैक करते हैं कि मोल वाकई में होता क्या, मोल का झोल समझते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगा जिसके द्वारा आप मोल पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप उसको यूं हल कर दोगे। बस उस छोटी सी ट्रिक को एक बॉक्स बनाकर दूंगा, उस बॉक्स को याद रखना आपको, और आप कभी भी मोल्स पे जितना भी क्वेश्चंस बनता है किसी भी लेवल का बना दे चाहे वो, उसको आप इजीली सॉल्व कर दोगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। आप आगे चलिए, अब अपने इसमें देखते हैं मोल व अवोगाद्रो संख्या। इसको आप भैया इतना टाइम नहीं कि मैं यहां पे खड़ा रहूं, आप वीडियो पॉज कर इसको उतार लिया कीजिए। आपके पास एक शॉर्ट्स में एक नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, और मैं ये वादा करता हूं कि आपको इनके बाद किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप यूं हल कर दोगे उसको आसानी से। अब देखते हैं मोल क्या होता है, और मोल की तुलना अपन अवोगाद्रो नंबर से करके देखते हैं। मोल व अवोगाद्रो संख्या, मोल व अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। अब तक अपन ने अणुभार जान लिया, आयतन के बारे में जान लिया, अणुभार आयतन अवोगाद्रो नंबर के बारे में जान लिया। अब मोल से इसकी तुलना करके देखते कि मोल वाकई में होता क्या है। मोल क्या होता है? मोल की सिंपल सी परिभाषा इतनी याद रखनी है, मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। तो मोल का डेफिनेशन क्या हो गया अपने पास? मोल बराबर पदार्थ की मात्रा। क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। ये क्या होता है? मोल। किसी भी पदार्थ की कितनी मात्रा है ये उसका मोल होता है। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना।
जैसे मैंने यहां पर ले लिया H2O। H2O यहां पर ये एक अणु किसका है? जल का है। अब इस जल का भार कितना होता है? हाइड्रोजन का भार, 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16। कितना वेट हो गया टोटल? 18 ग्राम। क्या हो गया? 18 ग्राम। अगर इसमें मैं अणुओं की संख्या पता करूं तो अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, यही हो गया। और इसी में अगर मैं एक अणु जल है, एक अणु जल है, तो यहां पर क्या होगा? मोल में अपन इसको क्या लिखेंगे? 1 मोल। क्या लिखेंगे? 1 मोल। 1 मोल का वेट, 1 मोल जल का वेट कितना है? 18 ग्राम। 1 मोल जल में अणुओं की संख्या कितनी है? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। यही चक्कर है, केवल कंफ्यूजन है और कुछ नहीं, बाकी सेम टू सेम वही बात कह रहा है। पदार्थ की मात्रा मोल कहलाती है। अगर इसको अपन डिफाइन करके देखें, खोल कर देखें थोड़ा, H2 ले लिया अपन ने, H2 में H2 का भार कितना होता है? 18 ग्राम। यही ग्राम अणुभार हो गया, यही अणुभार हो गया। अब H2O को, H2O में अपन पदार्थ की मात्रा 1 मोल के रूप में देखते हैं, तो H2O का जो ये 18 ग्राम अपन को प्राप्त है, यही 1 मोल हो गया। और ये पूछे कि 1 मोल H2O में कितने अणुओं की संख्या होती है, तो यही अणुओं की संख्या आ गई। तो इसमें कोई चक्कर ही नहीं है भाई, वही बात है, वही बात ये कहता है। अब इसमें अपन आगे देखते हैं थोड़ा सा, इसको एक और थोड़ा सा सिंपल परिभाषा के रूप में इसको आप ऐसा डिजाइन बना के रख लीजिएगा। वही बात है सिंपल, केवल इसमें अपन को कंफ्यूज करने के लिए छोटी छोटी चीजें घुसाए हुए हैं, तो इनमें अपन को अंदर नहीं घुसते हुए बाहर बाहर से इन चीजों को सीखना है। तो यहां पर इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या बन जाती है? बेसिक डेफिनेशन ये बन जाती है कि किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या अवोगाद्रो नंबर है। किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो संख्या है। वही बात हो गई जो अपन ने भी H2O में समझा, तो वही बात हो गई, कुछ बात नहीं है। तो 1 मोल बराबर मैं क्या कर सकता हूं? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ये कर सकता हूं मैं, हो सकता है। उसी तरह मैं देखूं 1 मोल Na परमाणु, 1 मोल Na परमाणु, तो इसमें अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 Na परमाणु, यही हो गया। उसके बाद में देखो यहां पर 1 मोल Cl2 अणु, तो इसमें क्या हो गया? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 Cl2 अणु, यही बात है और कुछ नहीं, वही बात। जो मोल है वही अवोगाद्रो है, गंगाधरी शक्तिमान है और कुछ नहीं। सिंपल सी बात है भाई, गंगाधरी क्या है? शक्तिमान। अब आजकल के बच्चे तो पता नहीं शक्तिमान देखते हैं नहीं देखते, मगर हमारे टाइम के देखते थे और हम वहां पे सिखाया जाता है गंगाधरी शक्तिमान है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या है, हम छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं करके आपको सिंपल सा इसमें लॉजिक देखना है कि वही बात कर रहा है। केवल कंफ्यूजन बढ़ाने की वजह से इतनी सारी चीजें अपने को इसमें देखनी पड़ती है। तो मोल में, अवोगाद्रो नंबर में, अणुभार में, ग्राम अणुभार में, आयतन में वगैरह में इनमें कंफ्यूज नहीं होना, केवल इनकी टर्म्स को याद रखना है। ठीक है, इन रिलेशंस को केवल याद रखना है। इनको क्वेश्चंस में अपन इनका क्वेश्चंस में प्रत्येक चीज पे अटैक करेंगे। ठीक है, आगे अपन एक इसका क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि अब वाकई में अपन ने जो देखा है वो वाकई में होता है या नहीं होता। इसमें क्वेश्चन लिखिए आप, विटामिन बी के एक नमूने में 1.29 इंटू 10 टू पावर 24 हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन कि विटामिन बी के एक नमूने में 1.29 इंटू 10 टू पावर 24, 1.29 इंटू 10 टू पावर
24 हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है। तो अपने को क्या क्या करना है, तो इसके मोल बताओ, मोल बताओ कितने मोल है। परमाणु की संख्या तो दे दी अपन ने, भाई इतने हाइड्रोजन परमाणु है, मोल अपने को पता करना है। देखो मोल ज्ञात करने के लिए 1.29 इंटू 10⁻24 ये अपने पास हाइड्रोजन परमाणु है। अब मोल का भी उसमें अवोगाद्रो नंबर का क्या करना देना, भाग देना है 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखो यहां पर ये 3 से 24 एक कर केवल एक घात बच जाएगी, यहाँ पर 10 बच जाएगा। तो इसको ऐसे कैसे 1.29 इंटू 10 बटे में क्या रह जाएगा 6.023। अब इसको क्या करना है, इसको 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 से 13 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। अब 12 से 13 के बीच में वैल्यू आएगी तो उसमें 6.023 का भाग दे दो, तो कितना लगभग लगभग 2 पॉइंट समथिंग के आसपास किसका है, मोल आएगा इसका। तो इसमें कितना मोल आ जाएगा अपने पास 2.14 मोल, 2.14 मोल अपने को प्राप्त होते हैं। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो यहां तक अपने को सीधा सा पता चल गया कि विटामिन बी के एक नमूने में 1.29 इंटू 10 टू पावर हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दे दी। तो इसके मोल बताइए, तो मोल निकालना है तो अवोगाद्रो नंबर से भाग दे दो इसमें, भाई अवोगाद्रो नंबर से भाग दे दो, वही क्या होंगे इसके मोल आ जाएंगे। अब इसमें एक छोटी सी टर्म्स और देखते हैं अपन, मोलर द्रव्यमान। ये मोलर द्रव्यमान क्या होता है, इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए ऐसे, ठीक है, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब इसमें देखते हैं एक छोटी टर्म और रह गई, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान या मोलर मास, मोलर मास ये क्या होता है भाई। मोलर द्रव्यमान या मोलर मास किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को अपन क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। सिंपल सी परिभाषा है, किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान या मोलर मास कहते हैं। मोलर द्रव्यमान या मोलर मास कहते हैं। मास कहते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। और इसको ग्राम में व्यक्त करने पर ग्राम अणुभार कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ग्राम में व्यक्त करने पर ग्राम अणुभार भी कह देते हैं। वही बात गंगाधरी शक्तिमान है, ग्राम अणुभार कहते हैं। सारी चीजें वहीं पे आ रही है, ठीक है। आप चाहे अब यहां पर कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं अपन, जैसे कि यहां पर है एक H2O का मोलर मास, एक H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, वही 18 ग्राम, 18 ग्राम मोल में है प्रति मोल, ठीक। अगर मैं यहां पे ले एक अणु एथिल एल्कोहल C2H5OH का मोलर मास, मोलर मास तो आप निकाल सकते हो, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 5, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना 1 और आ गया, तो हाइड्रोजन 6 हो गए, 6 और 12 12 24 कितना हो गया 30, और 30 और 16 46, तो कितना हो गया 46 ग्राम, कितने मोल प्रति मोल, ठीक है भाई। अगर इसको अपन देखें तो ये क्या है, एक अणु या एक मोल बराबर ही है, एक अणु या एक मोल, पदार्थ की मात्रा ही तो है। तो इसके एक मोल में कितने ग्राम है ये परमाणु, 46 ग्राम, इसका भार कितना हो गया 46 ग्राम, कितने में, एक मोल में। उस तरह से देखना है अपने को। तो मोलर द्रव्यमान भी क्या हो गया,
किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं या मोलर मास कहते हैं, और इसको ग्राम में व्यक्त कर देते हो, वही ग्राम अणुभार है। सारी चीजें क्या है, जुड़ रही है एक साथ। तो इनमें क्या होता है, ये टर्म्स में अपने को उलझाने की कोशिश करता है, इन छोटे छोटे टर्म्स में। कभी मोलर द्रव्यमान दे देगा, कभी ग्राम अणुभार दे देगा, कभी मोल में दे देगा, तो कभी किसी में दे देगा। इसलिए क्या है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अपन क्या क्या करेंगे, इसको इजीली सीखते हुए चलना है। इनमें क्या है, अपने अब तक जितनी बातें जानी वो सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, या एक ही रूप के प्रतिरूप है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब मैंने आपसे जो कहा था कि एक ट्रिक है, सारी चीजों का कॉन्सेप्ट को एक ही बेस पे अपन लेके आते हैं और उस मोल के झोल को एक जगह करने की कोशिश करते हैं कि वो मोल का झोल अपने को कंफ्यूज ना करे। तो उस ट्रिक को आप उतार लीजिए और उस ट्रिक के द्वारा आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। बीच में अपन रखते हैं मोल को, इसको रखेंगे मोल को, और उसके बाद अपन उसके चारों तरफ जितनी भी सेनाएं हमला करती है उसको देखते हैं कौन कौन है। बीच में मैंने रख दिया मोल, ये मोल आ गया अपना बीच में। अब मोल कब ज्ञात करें, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। मान लीजिए यहां पर मैंने इसमें दे दिया पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ है, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ है। एक और तीर खींच देते हैं इसकी तरफ, ठीक है। ये दे दिया कणों की संख्या, कणों की संख्या। एक बॉक्स इसका बना, तो एक और तीर इसकी खींच देते हैं, तो वो क्या हो गया, गैस का एनटीपी पर आयतन लीटर में, गैस का एनटीपी पर आयतन लीटर में। अब देखो अपने पास किसी क्वेश्चंस में कभी कभी देता है पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान और कहता है कि मोल निकालो, है ना। कभी दे देता है कणों की संख्या, कहता है मोल निकालो, ठीक है। कभी दे देता है अपने पास गैस का एनटीपी पर, गैस का, थोड़ा सफाई से लिख देते हैं, गैस का एनटीपी पर, एनटीपी का मतलब है समान ताप दाब, एनटीपी पर आयतन किसमें, लीटर में। अब अपने को मोल ज्ञात करवाता है, तो मोल क्या करना पड़ेगा अपने को, जब द्रव्यमान, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान दिया हो और पूछे कि मोल बताइए, तो क्या करना है, अणुभार का भाग दे देना। क्या करना है, अणुभार का भाग दे देना, अणुभार का भाग दे दो आप इसमें, तो क्या हो जाएंगे, मोल आ जाएंगे। कणों की संख्या दी हुई है, मोल पूछ रहा है, तो किसका भाग दे देंगे, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन के नमूने देखे थे, किसका भाग दे देंगे, Na का भाग, Na का भाग दे दो। गैस का एनटीपी पर आयतन लीटर में दिया हुआ है, तो लीटर में दिए हुए आयतन को मोल में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, 22.4 लीटर का भाग, इसका भाग दे दो 22.4 लीटर का भाग, ठीक। तो इसके द्वारा अपन क्या करें, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ है, अणुभार का भाग दे दो, मोल प्राप्त हो जाएंगे। कणों की संख्या दी हुई है, तो Na का भाग दे दो, मतलब अवगाद्रो संख्या का भाग दे दो, मोल प्राप्त हो जाएंगे। गैस का एनटीपी पर आयतन लीटर में दिया हुआ है, 22.4 का भाग दे दो, मोल प्राप्त हो जाएंगे। अब उसी तरह से कोई चीजें अपने को मोल में दी हुई है, क्या दी हुई है, मोल में, क्या करना पड़ेगा, वही बातें। मान लो मोल में दिया हुआ है और अपने को पूछे पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, ये अपने को पूछे, या फिर पूछे कणों की संख्या बताओ, कणों की संख्या, या फिर ये पूछ ले अपने से एनटीपी का, गैस का एनटीपी पर आयतन, गैस का एनटीपी पर आयतन। कुछ नहीं करना है, वही सिंपल सी बातें हैं। क्या करना है इसमें,
अगर कोई चीज अपने को मोल में दिया हुआ है और पूछे कि पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान कर दो, तो इसमें इधर क्या कर रहे थे, अणुभार का भाग दे देंगे, दे रहे थे, इधर क्या करना है, अणुभार से क्या कर देना है, गुणा, अणुभार से गुणा, तो अपने को क्या मिल जाएगा, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, या फिर अनुभार को क्या बोलते हैं, मोलर मास। उसी तरह से अगर मोल में दिया हुआ है, पूछ रहा है कणों की संख्या बताइए, तो क्या कर देंगे, अणुभार अवोगाद्रो संख्या से गुणा, अन्य से गुणा। उसी प्रकार अगर मोल में दिया हुआ है, पूछ रहा है गैस का एंटीफीबर आयतन बताइए, तो क्या करना पड़ेगा, 22.4 लीटर, इधर भाग दे रहे थे, इधर क्या कर देना है, से गुणा, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएंगे, गैस का एंटीफीबर आयतन, अगर मोल में दिया हुआ है तो अगर इनमें दिया हुआ है, मोल पूछ रहा है तो ये कर देना, अगर मोल में दिया हुआ है ये पूछ रहा है तो ये कर देना। तो ये सिंपल से ट्रिक आप उतार लीजिए और ये आपके सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ लूम लपेट, आप इसको केवल इस ट्रिक को याद रखें, आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब तक की टर्म्स जितनी अपन ने देखी या पढ़ी उसके अनुसार, तो यहां तक अपना ये मैटर कंप्लीट होता है। तो उसके बाद अपन इसमें एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं क्या वो क्वेश्चन इन ट्रिक्स से हल हो रहा है। तो क्वेश्चन लिखिए आप कि 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होते हैं, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होते हैं, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन अपने पास है। अब इस क्वेश्चन को चाहे तो अपन हवा में हल कर सकते हैं, अगर अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैसे, अपने को पता है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम दिए हुए, 2.2 ग्राम, और CO2 के में मोलों की संख्या अपने को निकालनी है, यही पूछ रहा है ये। तो यहां पर देखते हैं CO2 का भार कितना होता है, CO2 का भार होता है 44 ग्राम, कितना होता है, 44 ग्राम। एक मोल में 44 ग्राम में उपस्थित मोल कितना हो जाएगा, एक मोल ही होगा। तो यहां पर 1 ग्राम CO2 में उपस्थित मोल कितना हो जाएगा, 1/44, 1/44। उसके बाद अपन देखते हैं 2.2 ग्राम CO2 में उपस्थित मोल कितना हो जाएगा, 1/44 इंटू 2.2। तो इसको हल करने पर अपने पास क्या प्राप्त होता है, 0.05 मोल। देखो कितनी कम संख्या आई है। इसको अपन चाहें तो यहां पर भी हल कर सकते थे। देखो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का ही फर्क पड़ सकता है, बाकी CO2 का एक मोल में कितना ग्राम होता है, 44 ग्राम। तो ये पूछ रहा है 2.2 ग्राम में, एक मोल में 44 ग्राम होता है, तो 2.2 ग्राम में तो मोलों की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। तो उसी प्रकार से अपन को निकालना कितना प्राप्त हुआ, 2.2 ग्राम में 0.05 मोल यहां पर प्राप्त होते हैं अपने पास। तो ठीक है, तो उससे अपने को इस तरह से क्वेश्चन आसानी से हल हो सकते हैं। इसके बाद अपन इस पे कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही था। आप इन पे एक बार इन टर्म्स को अच्छे तरह से समझ लीजिए और हल कर लीजिए। उसके बाद अपन इस पे अच्छे अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रह जाती है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज तक के लिए बस इतना ही था। क्लास में बने रहिए और आपको इन छोटी छोटी चीजों को, टर्म्स को आप धीरे धीरे याद रखिए और वो जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी उसको आप पढ़ते रहना, देखते रहना, वो ट्रिक आपको याद हो जाएगी तो आपको सारे क्वेश्चंस आप आसानी से हल कर लोगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अन्य लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।